हमारी रोमांचक रेल यात्रा ग्वायाकिल नामक बंदरगाह वाले शहर से शुरू होती है। प्रशांत तट पर स्थित ये शहर 20 लाख से भी ज्यादा लोगों का घर है। शहर की ऐतिहासिक इमारतों में से एक है ये कैथीड्रल। यहाँ छिपकलियों जैसे बहुत से इग्वाना यानी गोधा हैं, जिन्हें घूमने की पूरी आजादी है और इनकी तादाद भी बहुत जल्दी बढ़ती है। मुझे इन्हें खाना खिलाना बहुत पसंद है। 10 साल पहले मैं अपना गोधा मार्को एंटोनियो यहाँ लाई थी। मैं अभी भी उसको उसके रंगों से पहचान लेती हूँ। हमारी यात्रा कुछ ही मिनटों में शुरू हो जाएगी। हमारी ट्रेन ग्वायाकिल के उपनगर डुरान में खड़ी है। ट्रेन मैनेजर कैरन एस्कोबार हमारा स्वागत करती हैं। एक टिकट की कीमत 17 यूरो के बराबर है। बिक्री अभी भी दफ्तरों वाले अंदाज में होती है। इस लाइन पर सेवा 2013 में दोबारा शुरू हुई। एक्वाडोर में रेल यात्रा का मानो पुनर्जन्म हो रहा है। 100 साल पहले जब एलॉय अल्फारो यहाँ के राष्ट्रपति थे, उस समय रेल बनाने का काम पूरा किया गया था। इसने उन्हें देश का नायक बना दिया। उस वक्त ग्वायाकिल से कीटो जाने का एक ही तरीका था, घोड़े की सवारी। इसमें पूरा 1 महीना लगता था। हमें तट से पहाड़ों तक जल्द से जल्द जाने के लिए एक बेहतर साधन की जरूरत थी, और रास्ता इतना खतरनाक था कि यात्री अपनी वसीयत बनाकर जाते थे, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि वे जिंदा वापस लौटेंगे भी या नहीं। यात्रा अभी भी जोखिम भरी है। मोपेड पर सवार कुछ सुरक्षा कर्मी हमारे साथ आ रहे हैं। सड़कों पर अभी भी रेलवे गेट नहीं है, इसलिए वे आगे जाकर क्रॉसिंग को सुरक्षित करेंगे। – 1908 में जब रेलवे का काम पूरा हुआ तो वो राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बन गई। आज उसका पुनर्निर्माण भी वही काम कर रहा है। प्रोजेक्ट को देशभक्ति की चुनौती के रूप में जाना जाता है, जिसका मकसद एक्वाडोर के विभिन्न जातीय समूहों को एकजुट करना है। पूरे एक्वाडोर को जोड़ता ये रेलवे मार्ग 450 किलोमीटर लंबा है और प्रशांत तट से पूर्व की ओर एंडियन पहाड़ों की तरफ जाता है। इसे आमतौर पर दक्षिणी अमेरिका की सबसे दर्शनीय रेलवे लाइन कहा जाता है। पर एक्वाडोर की ये जीवन रेखा 15 साल तक अवरुद्ध थी। भूस्खलन और देखरेख की कमी के कारण 250 किलोमीटर लंबा ट्रैक प्रभावित था। पुनर्निर्माण की कोशिश पर हमें गर्व है। ये हमें राष्ट्रपति एलॉय अल्फारो के दिनों की याद दिलाता है। यहाँ रेल से यात्रा साधारण सी बात हुआ करती थी। अब जब बुजुर्ग लोग ट्रेन में चढ़ते हैं तो वो उनके लिए एक भावुक पल होता है। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्हें याद आता है कि वो कैसे अपने बच्चों के साथ तट से होते हुए पहाड़ों तक जाया करते थे। एक लोकप्रिय प्रेम गीत को भी रेलवे से ही प्रेरणा मिली है। La canción que interpretamos primero se llama Rumbo al Sur. गाने का नाम है रुम्बो अल सूर। इसे विसेंटे रेज पाल्मा ने लिखा था और गाया खुआन अलावा ने था। ये गुआयाकिल और कीटो के बीच के रेल मार्ग के बारे में है और बहुत लोकप्रिय है। Antes el tren funcionaba Guayaquil, Quito. Así me tardé yo en volver.
El día que vuelva por aquí, si voy para otras tierras, también te llevaré. El tren, el tren, el El tren, el tren. tren. 20वीं सदी की शुरुआत में एक्वाडोर आर्थिक रूप से अविकसित देश हुआ करता था, लेकिन फसलों को खेतों से बाजार तक लाकर रेल मार्ग ने वो सब बदल दिया। मिसाल के तौर पर आजकल एक्वाडोर दुनिया भर में केलों का सबसे बड़ा निर्यातक है। इस फल की आज भी हाथ से कटाई की जाती है, फिर केलों को केबल कार से ढोया जाता था। केले के ये गुच्छे भारी होते हैं और इन्हें इधर उधर ढोना कठिन काम है। टीमें कानूनन तय न्यूनतम मासिक वेतन पाती हैं, जो लगभग 220 यूरो के बराबर होता है। ये बगान का लॉजिस्टिक सेंटर है। यहाँ केलों को डंठलों से अलग करके निर्यात मानकों के अनुसार स्टोर किया जाता है। एक्वाडोर की जलवायु साल भर केले उगाने के लिए आदर्श है। कीटनाशकों के सारे अंश हटाने के लिए केलों को अच्छी तरह धोया जाता है। Si tenemos una almendra suave ya no la exportamos. नरम छिलके वाले केले निर्यात नहीं किए जाते। विशेष रूप से प्रशिक्षित कर्मचारी इस बात का ध्यान रखते हैं कि उच्च गुणवत्ता वाले फल ही निर्यात के लिए भेजे जाएं। हमें ज्यादा पके हुए केलों के बारे में कोई शिकायत नहीं चाहिए। जब ये हरे हो यानी पके ना हो तभी इन्हें निर्यात करना चाहिए। केले से भरे 3,300 बक्से यहाँ प्रति हेक्टर प्रति वर्ष काटे जाते हैं और जर्मनी, जापान, रूस और अमेरिका को निर्यात किए जाते हैं। रेलवे का पुनर्निर्माण लगभग एक नई लाइन बनाने जैसा था। इस परियोजना की लागत 22 करोड़ यूरो के आसपास रही, जो कि एक्वाडोर जैसे देश के लिए एक काफी बड़ी राशि है। ट्रेनों का हाल ही में फिर से चलना शुरू हुआ है और हम अभी भी कुछ समस्याओं से निपट रहे हैं। उन पर काबू पाने में हमें कुछ समय लगेगा। हमारा रखरखाव का काम हमेशा चालू रहता है ताकि ट्रेनें जितनी हो सके कुशलता से चलती रहें और बिना किसी बाधा के माल की ढुलाई और यात्रियों का परिवहन होता है। अब हम धीरे धीरे चढ़ाई चढ़ रहे हैं। ऊंचाई के साथ साथ इलाके की वनस्पति भी बदलती है। तटीय क्षेत्र से एंडीज पहाड़ों की तरफ जाते हुए रास्ते के बदलाव की विशेषता है क्लाउड फॉरेस्ट, एक प्राकृतिक प्राचीन स्वर्ग जो कि दुनिया की सबसे लुप्तप्राय इकोसिस्टम में से एक है। यहाँ हम स्थानीय जनजाति श्वार के एक स्थानीय व्यक्ति से मिलने वाले हैं। वे एक अनुष्ठान कर रहे हैं ताकि पता लगा सकें कि आज यहाँ अजनबियों का स्वागत है या नहीं। अगर नहीं तो उन्हें वापस जाना होगा। जिन्हें आने की अनुमति मिल जाती है उनका स्वागत परंपरागत नृत्य से किया जाएगा। एक महत्वपूर्ण श्वार रिवाज है चीचा पीना, जो कि एक मादक पेय है और स्पिट बियर के नाम से भी जानी जाती है। ये प्राचीन इंका साम्राज्य के दौरान भी काफी मशहूर थी। जो लोग चीचा पी लेते हैं वो दोस्त माने जाते हैं और जो नहीं पीते वो दुश्मन। श्वार अपने दुश्मनों पर बिल्कुल रहम नहीं दिखाते।
एक पवित्र धार्मिक कृति के दौरान आदिवासी राजकुमार अपराधियों के सिर काट देते थे। ये एक पवित्र झरने के पास किया जाता था। वे लोग प्रकृति के भगवान अरुतम की पूजा किया करते थे और जड़ी बूटी के मिश्रण का इस्तेमाल कर उनका सिर छोटा कर देते थे। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये झरना ही अरुतम भगवान का मंदिर है। ये स्वागत रीति का आखिरी चरण है। ये एक शुद्धिकरण रिवाज है जिससे अजनबियों से नकारात्मकता हटाई जाती है ताकि वो श्वार समुदाय के बीच आ सकें। इस उत्साहवर्धक अनुभव के बाद हम करीब 90 किलोमीटर दूर बुकाई शहर पहुंचते हैं। ये शहर एंडीज पहाड़ों की तलहटी में करीब 300 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। कुछ स्थानीय लोग यहाँ की परंपरागत पोशाकों में ट्रेन का स्वागत करने आए हैं। पर्यटकों को ये बहुत पसंद आता है। उन्नीस में यहाँ चंचा नदी का किनारा टूट गया था। बाढ़ के पानी ने ट्रैक के एक हिस्से को तोड़ दिया और पास के एक रेलवे स्टेशन और एक ईंधन टैंक को नुकसान पहुंचाया। 2008 में रेलवे के पूरा होने की 100वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति राफेल कोरिया ने घोषणा की कि पूरी लाइन का पुनर्निर्माण किया जाएगा, लेकिन अधिकांश लोगों को इस नई सेवा का लाभ नहीं मिल रहा है। ये रेलवे अब वास्तविक मकसद की पूर्ति नहीं करता है। ये ट्रेन हर 15 दिनों में चलती है। सिर्फ अमीर लोग ही टिकट खरीद पाते हैं। यह लग्जरी ट्रेन गरीब लोगों या सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों के लिए नहीं बनी। वे वैसे भी टिकट नहीं खरीद पाएंगे। वे ट्रेन क्रूसेरो के बारे में बात कर रहे हैं। इस मार्ग पर निरंतर सेवा प्रदान करने वाली यही एकमात्र ट्रेन है। ये हर 2 हफ्ते में एक बार चलती है और इसमें 54 यात्रियों के लिए जगह है। नमस्कार, ट्रेन क्रूसेरो में आपका स्वागत है। इक्वेडोर की इस यात्रा के दौरान मैं आपको हमारी ट्रेन की सभी सुविधाओं का आनंद लेने के लिए आमंत्रित करता हूँ। यात्रा के दौरान आप कई खूबसूरत जगहें देखेंगे और अलग-अलग मौसमों का लुत्फ उठा पाएंगे। इस 4 दिवसीय यात्रा पर लगभग 1000 यूरो का खर्च आता है। सिर्फ धनी विदेशी पर्यटक ही इस ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं। हुइग्रा शहर के पास ये छोटा कब्रिस्तान रेलवे के इतिहास के काले अध्याय की याद दिलाता है। हजारों श्रमिकों की मौत या तो निर्माण दुर्घटनाओं में हुई या फिर बीमारी से। निर्माण पर्यवेक्षक जॉन हार्मन की मृत्यु संभवतः पीले बुखार से 1907 में यहाँ हुई थी। ये क्रॉस उन्हें समर्पित है। ये क्रॉस मरने वाले सभी मजदूरों को समर्पित है। पीड़ितों की कोई सटीक संख्या नहीं है, लेकिन उनमें जमैका के कई लोग शामिल हैं, खासकर डेविल्स नोज के आसपास के क्षेत्र में। उनमें से बहुत से लोग डायनामाइट के साथ काम करते हुए धमाकों में मारे गए। जलवायु के कारण पहाड़ों के स्थानीय निवासियों को रेलवे निर्माण कार्य के लिए अनुपयुक्त माना जाता था। इसलिए प्रबंधकों ने जमैका के लगभग 3000 लोगों की भर्ती की, जिन्हें रेलवे के निर्माण का अनुभव था। ये सिबाम्बे शहर है, जहां हम प्रसिद्ध डेविल्स नोज की चढ़ाई शुरू करते हैं। ये नाम कुछ दंत कथाओं से बना है और कुछ सच्चाई से। ये पहाड़ वाकई एक नाग की तरह दिखता है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि राष्ट्रपति एलॉय अल्फारो ने शैतान के साथ सौदा किया था ताकि इस रेलवे का निर्माण हो सके।
दुनिया की सबसे चुनौतीपूर्ण रेलवे लाइन का केंद्र चंचान नदी की तंग घाटी में स्थित है। ट्रेन टेढ़े मेढ़े रास्ते होकर पहाड़ पर चढ़ती है। ट्रेन पहले आगे जाती है, फिर थोड़ा पीछे आकर सबसे ऊंचे हिस्से पर ठहरती है और फिर वहां से ऊपर जाती है। Recuerden que el río Lucía está con nosotros hasta llegar a la estación. यहाँ से आप शैतान की नाक को साफ साफ देख सकते हैं। यात्रियों के लिए ये सफर हमेशा ही छाप छोड़ने वाला होता है। शिवाम्बे में हमने यात्रियों को बताया कि जल्द ही हम डेविल्स नोज पहुंचने वाले हैं। हम पूरा ऊपर तक जाने वाले हैं। और सभी यात्री बोले ओह। तो हमने उन्हें थोड़ी शराब पेश की। हम उनके डर को थोड़ा कम करना चाहते थे। हमने उन्हें शराब से भरा एक गिलास दिया और कहा एक बार में कटक जाओ। एक वक्त था जब यात्रियों को ट्रेन की छत पर बैठने की भी अनुमति थी, पर कुछ दुर्घटनाओं के बाद प्रबंधन ने वो सब बंद करा दिया। सबसे पहले यात्रियों में से एक खुद राष्ट्रपति एलॉय अल्फारो थे। उन्होंने लिखा कि जब हम अलाउसी आए और मैंने उस गहरी डरावनी खाई में झांका तो बस अपनी आंखें बंद कर लीं और बाकी सब कुछ अपनी किस्मत पर छोड़ दिया। अलाउसी शहर समुद्र तल से 2360 मीटर की ऊंचाई पर है, मतलब सिबाम्बे से भी 550 मीटर ज्यादा ऊंचाई पर। स्थानीय लोगों के लिए अलाउसी का बाजार बहुत महत्वपूर्ण है। पर्यटक एक्वाडोर के सबसे बड़े इंका खंडहरों को देखने अलाउसी आते हैं, जो पास ही बसे इंगापेरका में स्थित है। सावधानी से तराशे गए पत्थरों से बनी ये निर्बाध दीवारें इंका वास्तुकला की विशिष्ट निशानी हैं। इंगापेरका के आसपास का इलाका केन्यारी नामक स्थानीय लोगों द्वारा बसाया गया था, जिन्हें 16वीं शताब्दी की शुरुआत में इंका ने जीत लिया था। पुरातत्वविदों को इन पत्थरों के नीचे एक कब्र मिली। यहाँ करीब 11 कंकाल मिले और वो सभी महिलाओं के थे। उम्र और दफन के कपड़ों के आधार पर शायद उनमें से एक केन्यारी पुजारी भी थी। बाकी महिलाओं को भ्रूण मुद्रा में उनके चारों ओर दफनाया गया था। इस बात का संकेत कि उनका मानना था कि ऐसा करने से उनकी मृत्यु के बाद सभी का पुनर्जन्म होगा। केन्यारी और इंका दोनों ही इंगापेरका को पवित्र स्थल मानते थे। हम ट्रेन क्रूसेरो में वापस आ जाते हैं। ये ट्रेन एक्वाडोर के आधुनिक इतिहास को दर्शाती है। हर कोच का अलग डिजाइन है, सब एक दूसरे से अलग हैं। जिस कोच में हम अभी हैं, उसे औपनिवेशिक खासियतों के साथ बारोक शैली में बनाया गया है। ये बात लकड़ी के चौखटों और सोने की पत्तियों में साफ दिखती है। हमारी सुबह एक अपेक्षाकृत सूखे इलाके तियोकाखा से गुजरते हुए बीतती है, जो 3000 मीटर की ऊंचाई पर बसा है।
इस ट्रेन में एक औपनिवेशिक काल से पहले की शैली में सजाया गया कोच भी है, यानी स्पेनिश लोगों के आने से पहले की शैली, जहां हमारे पूर्वजों के रिवाज का आवाहन किया जाता है, जैसे कि सूर्य और चंद्रमा की पूजा। इस क्षेत्र को दुनिया के मध्य के रूप में जाना जाता था। इनका मतलब भूमध्य रेखा से है, जो यहाँ से और पूर्व की ओर है। ये भाप इंजन हमें हमारी यात्रा के अगले चरण तक ले जाएगा। इसे एक अमेरिकी कंपनी ने बनाया था और ये 1992 तक नियमित तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। भाप इंजन को चलाने के लिए काफी अनुभव चाहिए होता है, खासकर कोयला झोंकने के लिए। अगर आपको रेल इंजीनियर बनने का मौका मिलता है तो छोड़ना नहीं चाहिए। ये एक अच्छी नौकरी है। इस वक्त इक्वाडोर में भाप इंजन चलाने वाला मैं अकेला ही अनुभवी हूँ। बाकी सब रिटायर हो चुके हैं। वक्त है अंतिम मिनटों में किए जाने वाले रखरखाव का। जब तक मरम्मत का काम हो रहा है, हम रेलवे लाइन के पास ही एक छोटे से चैपल में जाते हैं। ये इक्वाडोर का सबसे पुराना चर्च है, जो 1524 में बना था। 1797 में आए एक भारी भूकंप ने इसे बुरी तरह क्षति पहुंचाई। पुरुहा नामक स्थानीय आदिवासी लोग चंद्रमा और धरती माँ की पूजा किया करते थे। ये चर्च बाल्बनेरा की वर्जिन मैरी को समर्पित है। इसे स्वदेशी लोगों द्वारा अनुष्ठान करने वाली जगह पर बनाया गया था। जब वे ईसाई बन गए तो ये मानने लगे कि वर्जिन मैरी उन्हें और उनके फसल को आशीर्वाद देंगी। स्पेनिश लोगों की इस क्षेत्र को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने की कोशिशों की शुरुआत यहीं से हुई। जब भाप इंजन पूरी ताकत के साथ चलता है तो कई हॉर्स पावर का शोर ऐसा लगता है मानो कोई ज्वालामुखी फट रहा हो, और वो भी समुद्र तल से 3,300 मीटर की ऊंचाई पर। काश मैं किसी दिन इंजीनियर बन जाऊं और भाप इंजन को डेविल्स नोज तक ले जा पाऊं। ये मेरा सपना है, जो उम्मीद है एक दिन पूरा होगा। शायद मैं कभी इंजीनियर ना बन पाऊं, पर हाँ, भाप रेल को एक दिन पहाड़ों पर जरूर चलाना चाहूंगी। इस रास्ते पर ट्रेन क्रूसेरो हमेशा भाप इंजन का इस्तेमाल करती है। एंडियन पहाड़ों के मध्य से गुजरते हुए ये बदलाव अच्छा लगता है। हम जल्द ही रियोबाम्बा नगर पहुंच जाते हैं। जब आसमान साफ होता है तो आप यहाँ से कई ज्वालामुखी देख सकते हैं। कुछ अभी भी सक्रिय हैं। आज रात को ट्रेन क्रूसेरो यहीं रुकेगी। अब हम यहाँ का स्थानीय नाश्ता खाने जा रहे हैं। हमें हमारे ट्रेन ड्राइवर रियो एडगर ने अपने घर खाने पर आमंत्रित किया है। रियोबाम्बा भुने गिनी पिग से बनी डिश कोई असादों के लिए जाना जाता है। एडगर की मां मरिया की खाने की तैयारी पर पैनी नजर है।
कुछ ही साल पहले यहाँ गिनी पिग खाने के बाद प्लेग से 2 स्थानीय व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। लेकिन मरिया को ये डिश अच्छे से बनानी आती है, जिसमें वो लहसुन, प्याज और आलू भी डालती हैं। इनका लोगों के बीच भी गिनी पिग बहुत लोकप्रिय था। जब मेरा बेटा काम के बाद घर आता है तो पूरा गिनी पिग खा जाता है। पर आप हर बार लोगों को पूरा गिनी पिग नहीं खिला सकते, भले ही वो उसे खाना क्यों ना चाहे। कोई असादो ज्यादातर छुट्टी के दिन खाया जाता है। इसका स्वाद कुछ कुछ खरगोश जैसा होता है। कोई अचंभा नहीं कि एडगर ढेर सारा खाना खाना पसंद करते हैं। रेल चालकों को दिन भर के काम और थकान के बाद भूख लगती ही है। अगले दिन ट्रेन क्रूसेरो रियोबाम्बा से निकलकर पहाड़ों की ओर चलती है। सुरक्षाकर्मी अभी भी हमारे साथ हैं। ट्रेन के आखिर में खुले कोच से खूबसूरत नजारों को देखना मजेदार है। Nos encontramos en la ruta Riobamba-Urbina. अब हम रियोबाम्बा से उर्बीना जा रहे हैं। ये देश की सबसे खूबसूरत रेलवे लाइन है, जो 2600 मीटर से ऊंचाई चढ़कर उर्बीना में 3609 मीटर पर आती है। उर्बीना का स्टेशन इक्वाडोर के सबसे ऊंचे पहाड़ और हमारी पुरातन संस्कृति के महत्वपूर्ण हिस्से चिम्बोराजो ज्वालामुखी के तल पर बना है। यहाँ लामा का दिखना कोई बड़ी बात नहीं। ये इक्वाडोर का सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन है। आपको लगेगा कि शायद यहाँ दंत चक्र वाले पहिए होंगे, लेकिन ये इंजन आसानी से यहाँ आ जाता है। पहले यहाँ भाप वाली ट्रेनें चला करती थी, और अगर कभी ट्रेन ज्यादा लंबी हो जाती थी तो कुछ डब्बों को किसी स्टेशन पर छोड़कर बाकी ट्रेन उर्बीना आ जाती थी, और ट्रेन के फिर वापस जाने पर उन डब्बों को दोबारा ट्रेन में जोड़ दिया जाता था। कुछ ही देर में हम इक्वाडोर की एक और सांस्कृतिक विरासत के प्रतिनिधि से मिलते हैं। बाल्टाजार उश्का चिम्बोराजो क्षेत्र के आखिरी हिलेरो यानी बर्फ के व्यापारी हैं। यहाँ 4100 मीटर की ऊंचाई पर भी घास नजर आती है। बाल्टाजार इस घास की रस्सी बनाते हैं, जो बर्फ को उनके खच्चर की पीठ पर बांधने में काम आती है। इस ऊंचाई पर आबो हवा उतनी घनी नहीं है, पर फिर भी 70 वर्षीय बाल्टाजार और उनके खच्चर को कोई दिक्कत नहीं आती। बर्फ की खान करीब 4800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बाल्टाजार को यहाँ बर्फ की खुदाई करते हुए 55 साल हो गए हैं। जब मैं 15 साल का था तब मैंने अपने पिता, माँ और भाई बहनों के साथ काम करना शुरू किया था। कभी कभी बर्फ की इतनी मांग होती थी कि हमें 2 चक्कर लगाने पड़ते थे। हम बर्फ को ट्रक में डालकर विक्रेता के पास ले जाते थे। वो उसे घर घर जाकर लोगों को बेचता था ताकि वो अपना खाना ठंडा रख पाए। वो स्थानीय मछली विक्रेताओं को भी बर्फ बेचा करता था।
बाल्टाजार बर्फ को 50-50 किलो के टुकड़ों में काटते हैं, जो इस ऊंचाई के हिसाब से काफी मेहनत का काम है। फिर वो उन टुकड़ों को घास में लपेटते हैं ताकि वो पिघले नहीं। फिर वो उस गट्ठर को रस्सी से बांधकर खच्चर पर लाद देते हैं। और अब वो पहाड़ से नीचे जाना शुरू करेंगे। 6,300 मीटर की ऊंचाई वाला चिम्बोराजो एक्वाडोर का सबसे ऊंचा पहाड़ है। दिन ढल रहा है। बाल्टाजार रियोबाम्बा लौट चुके हैं। वो बर्फ के बड़े टुकड़ों को करीब 4 यूरो की कीमत पर बेच देते हैं। चिम्बोराजो की बर्फ शुद्ध और घनी है, लेकिन आजकल ज्यादा लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पारखियों का कहना है कि इस बर्फ का स्वाद मीठा होता है। कुछ तो ये भी कहते हैं कि इससे हड्डियां मजबूत होती हैं। ये तो मानना पड़ेगा कि इस बर्फ की वजह से इतने सालों से बाल्टाजार की सेहत काफी अच्छी रही है। ट्रेन क्रूसेरो से हमारी यात्रा उत्तरी दिशा की ओर बढ़ती जाती है। साफ तौर पर रेलवे का पुनर्निर्माण पर्यटन के लिए किया गया है। स्थानीय लोगों को इसका कोई फायदा नहीं है। ट्रेन पहाड़ों पर चलती रहती है और यात्री इस यात्रा का पूरा लुत्फ उठाते दिख रहे हैं। मतलब आप बस खिड़की के बाहर देखिए तो जरा। मैंने ये नज़ारे पहले कभी कहीं नहीं देखे। ये सच में बहुत खूबसूरत है और लोग भी बहुत मिलनसार हैं। सिर्फ कुछ ही लोग अंग्रेजी बोलते हैं और मुझे अब तक कोई जर्मन बोलने वाला नहीं मिला। पर आप लिखकर अपनी बात उन्हें समझा सकते हैं या हाथों के इशारे से, और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक्वाडोर अपने गुलाबों की वजह से बहुत मशहूर है और सालाना 200 करोड़ गुलाबों का निर्यात करता है। स्थानीय जलवायु और ऊंचाई इन्हें उगने में मदद करती है। ये नेवाडोज रोजेस फार्म है। यहाँ 35 हेक्टेयर में 52 प्रजातियों के गुलाब उगाए जाते हैं। लाल गुलाबों की मांग साल भर रहती है। 500 कर्मचारी, जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल हैं, इन फूलों को छांटकर पैक करते हैं। यहाँ रोज काम करने वालों के लिए भी गुलाब बहुत खास हैं। ये वो सबसे खूबसूरत उपहार है जो आप किसी को दे सकते हैं। गुलाबों का गुलदस्ता प्यार, स्नेह और प्रशंसा का प्रतीक होता है। अब हम अपनी यात्रा के आखिरी चरण में हैं। सुरक्षा कर्मियों को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। ये है लाटाकुंगा। ये शहर कई बार भूकंपों और पास के कोटोपैक्सी ज्वालामुखी फटने की वजह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। हर आपदा के बाद इसे दोबारा खड़ा किया गया। होटल हसिएंडा ला सिएनिगा 400 साल से भी ज्यादा वक्त से यहाँ बिना किसी नुकसान के खड़ा है।
यहाँ कई महत्वपूर्ण मेहमान आकर रुक चुके हैं, जिनमें जर्मनी के विख्यात भूविज्ञानी और प्रकृतिवादी अलेक्जेंडर फॉन हुम्बोल्ट भी शामिल हैं। Él estuvo aquí alojado, ¿no? En la Ciénega y vino a estudiar pues el हुम्बोल्ट कोटोपैक्सी पर शोध करने के दौरान ला सिएनेगा में ठहरे थे। sitio muy bueno para ये जगह उनके काम करने के लिए अनुकूल थी, क्योंकि दिन साफ हो तो आप यहाँ से सीधे ज्वालामुखी देख सकते हैं। muy claramente. इसीलिए हुम्बोल्ट ने यहाँ रहकर लंबे वक्त तक इसका विस्तृत अवलोकन किया। Las erupciones del Cotopaxi, durante muchos años que hizo erupción el Cotopaxi. 1802 में हुम्बोल्ट इसी कमरे में रुके थे। अब यहाँ सैलानियों को रहने की अनुमति है। हुम्बोल्ट का काम इस पर्वत की शोध का आधार बना, लेकिन हुम्बोल्ट खुद कभी कोटोपैक्सी नहीं चढ़े। ज्वालामुखी के चारों तरफ फैले राष्ट्रीय उद्यान में कई जंगली घोड़े रहते हैं। हम जानना चाहते थे कि वे यहाँ दुनिया के सबसे ऊंचे सक्रिय ज्वालामुखी के ठीक नीचे कैसे पहुंचे। En el Parque Nacional Cotopaxi existe lo que es la población de caballos. राष्ट्रीय उद्यान में रहने वाले घोड़े दरअसल आसपास के फार्मों से भागे हुए हैं और बस कभी किसी ने उन्हें पकड़ा नहीं। De las haciendas aledañas que están alrededor del Parque Nacional, los caballos se salieron de अब las उन्हें ठंडे haciendas मौसम, y ऊंचाई और जंगली खुले माहौल की आदत हो गई है। se adaptaron lo que es al frío, la तभी altura, उन्हें a la जंगली vida घोड़े बुलाया silvestre, जाता de है। ser libres. Desde ahí formaron lo que es una población de caballos en el Parque Nacional Cotopaxi. कोटोपैक्सी को एंडीज का माटरहॉर्न कहा जाता है। इसकी चोटी अक्सर बादलों से ढकी होती है। अपनी यात्रा के आखिरी चरण में हम एक ऐसे इलाके से गुजरते हैं जिसे ज्वालामुखियों का द्वार कहा जाता है। इस यात्रा के लिए ट्रेन क्रूसेरो ट्रैक के लिए बहुत भारी है, इसलिए अब हम ट्रेन दे लोस वोल्कानोस में आ गए हैं जो थोड़ी हल्की है। ये भी एक पर्यटक ट्रेन है और सप्ताहांत में कीटो जाती है। एक्वाडोर का ये रेल मार्ग कभी सिर्फ परिवहन का जरिया ही नहीं, राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक हुआ करता था। पर अब ज्यादातर माल ढुलाई का काम रेलवे से हटाकर पैन अमेरिकन हाईवे पर डाल दिया गया है। पर रेलवे की विरासत अभी भी बरकरार है। Este símbolo fue desarrollado en el tiempo de Eloy Alfaro. ये राष्ट्रीय प्रतीक राष्ट्रपति एलोय अल्फारो के प्रशासन के दौरान बना था। वो हमारे देश के सबसे महान नागरिक थे। इस रेलवे परियोजना ने कई मुश्किलों का सामना किया है। आखिर में इस नई परिवहन प्रणाली ने माल और सेवाओं को तट से पहाड़ों तक लाने में मदद की है। दशकों तक ये प्रणाली राष्ट्रीय एकता का प्रतीक थी, पर दुर्भाग्यवश अब नहीं है। हमारा लक्ष्य इस राष्ट्रीय प्रतीक और इसकी सांस्कृतिक विरासत को बहाल करने का है। लेकिन क्या ऐसा उस रेलवे लाइन के जरिए किया जा सकता है जो ज्यादातर पर्यटकों की सेवा करती है? हम अपनी आखिरी मंजिल कीटो आ पहुंचते हैं। 2850 मीटर पर स्थित कीटो दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। कीटो यूनेस्को के 12 मूल विश्व धरोहर स्थलों में से एक था। ये सूची पहली बार 1978 में बनाई गई थी। अलेक्जेंडर फॉन हुम्बोल्ट ने इस शहर का बहुत लुत्फ उठाया। उन्होंने लिखा कि ये शहर कामुकता और ऐश्वर्य की सांसें भरता है।
आज कई लोग कीटो को पार्टियों का शहर मानते हैं। Muy buenos chicos, muy buenas noches con todos. Bienvenidos a La Vagabunda. आजकल उत्सवों के अवसरों को खुशी से मनाने का लोकप्रिय तरीका है मेहमानों को चीवा बस में भरकर शहर भर में घुमाना। ग्रामीण इलाकों में अक्सर चीवा की कुछ परंपरागत गाड़ियां इस्तेमाल होती हैं, जहां रास्ते खराब हैं। इस तरह की बसें राजधानी में लगभग 20 साल पहले आई थीं। शहर का टूर कराने में ये लगभग 2 घंटे का समय लेती है। हमारे पास बहुत से पर्यटक आते हैं। लोग अक्सर जन्मदिन या फिर इन लोगों की तरह ग्रेजुएशन पार्टी यहाँ मनाते हैं। हम बैचलर पार्टी और उसके अलावा और बहुत से अवसरों की पार्टियाँ यहाँ मनाते हैं। लोगों को ये बहुत पसंद आता है। आइए अब मजे करें। Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up.